नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं रवि और हमारे साथ है आज सन्नी ओझा सर। आज हम जानेंगे कि पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, अगर आपको पैथोलॉजी लैब खोलना है तो क्या करना होगा, या फिर आपको बीएमएलटी कोर्स करना है तो कौन-कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पे आप जा कर के इस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सर सन्नी ओझा सर। थैंक यू सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए आप अपना। सर मेरा नाम सन्नी ओझा है, मैं एचओडी हूँ धनरुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स का। ओके सनी सर, ये बताइए कि पैथोलॉजी क्या होता है। सर पैथोलॉजी हमारे हॉस्पिटल का हार्ट है। विदाउट पैथोलॉजी आप किसी भी रोग का निदान नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। पैथोलॉजी आपको रोग के बारे में डायग्नोसिस देता है कि आपको कौन सा रोग हुआ है, पर्टिकुलरली आप किस रोग से पीड़ित है, उस रोग के बारे में वो डायग्नोस करके देता है। तब डॉक्टर उस पर इलाज ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। कि अगर कहा जाए कि पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कौन होते हैं पैथोलॉजिस्ट? पैथोलॉजिस्ट का सर हम अपने शब्दों में यदि कहें कि पैथोलॉजिस्ट कौन है, तो पैथोलॉजिस्ट बनना बहुत आसान काम नहीं है। पैथोलॉजिस्ट जो है आप एक प्रक्रिया के तहत लोग बनते हैं। पैथोलॉजिस्ट होने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको लेबोरेटरीज में समय गंवाना पड़ता है, आपको रिसर्च पर समय देना होता है, तब जा कर के आप एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट हो पाते हैं। लेकिन कितना भी आप बड़े पैथोलॉजिस्ट बन जाइए, होते हैं तो आप स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि आजीवन आपको उस पैथोलॉजी में सीखने को ही चीज़ें मिलती हैं। हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं लेबोरेटरीज में। यस सर, इसीलिए तो हम बोले कि आप कितनी भी चीज़ों पर कमांड कर लीजिए, लेकिन इतनी नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च होते रहते हैं। आपको एक स्टूडेंट की तरह ही बन करके रहना होता है, तब आपके अंदर सीखने की एक ललक जगती है। अगर कोई स्टूडेंट है आफ्टर इंटरमीडिएट, वो बनना चाह रहा है पैथोलॉजिस्ट, कौन सा कोर्स करने के लिए आप उनको प्रेफर करेंगे? सर इंटरमीडिएट स्टूडेंट है तो सबसे पहले उसकी कैटेगरी बायो की होनी चाहिए। उसके बाद वो बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन ले, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, ये लैब टेक्नीशियन के लिए ऑथोराइज करती है। ये कोर्स करने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री करनी होती है, मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको एमबीबीएस करने के बाद एक पार्टिकुलर पैथोलॉजी का कोर्स चूज करना होता है, तब आप जा करके पैथोलॉजिस्ट बनते हैं। यू बिकम ए पैथोलॉजिस्ट। यदि आप एमबीबीएस करने के बाद एक हमारे यहाँ डिप्लोमा का कोर्स होता है, डीसीपी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो ये एमबीबीएस के बाद का कोर्स है। जब आप इस कोर्स को करते हैं तब आपको जो है पैथोलॉजिस्ट की डिग्री से आपको अनुमोदित किया जाता है। अच्छा, मान के चलिए कोई पैथोलॉजिस्ट बन गया, उनको अब लैब खोलना है, तो लैब खोलने का क्या प्रोसेस है? सर लैब खोलने का प्रोसेस है कि एक पहले तो आपको पैथोलॉजिस्ट होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ है सर, आपको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से उसका एफिलिएशन लेना, एनओसी लेना। और तीसरा चीज़ है आप अपने लैब में अच्छे से अच्छे सुविधा को रखना, तब जा कर के हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपके मशीन को, आपके क्राइटेरिया को, आपके लैब के एरिया को टेस्ट करने के बाद ही आपको परमिशन देता है पैथोलॉजी खोलने के लिए। जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे सर, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज है पैथोलॉजी लैब के, जैसे डॉक्टर लाल पैथ, रेड क्लिफ और भी बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जो ओपन किए जा रहे हैं, लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप जो है फ्रेंचाइजी में काम कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर यदि योग्यता है, आपके अंदर योग्यता है, आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आप फ्रेंचाइजी से बचिए। आप अच्छे क्वालिटी को अपने फ्रेंचाइजी के रूप में डेवलप कीजिए, आप अपना ब्रांड बनाइए। जब आप मार्केट में अच्छा टेस्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं, अच्छे लेवल को मेंटेन करते हैं, तो आप खुद ब खुद ब्रांड बनते चले जाते हैं। और पैथोलॉजिस्ट को अपने क्षेत्र में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा भाव के रूप में भी उस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री सर ऐसा ही है, क्योंकि जब तक हमारे पास सेवा भाव नहीं है, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे। हमें दूसरों की मदद करने की भावना होनी ही चाहिए। एक सर मैं बात पूछना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है आपका, और अभी आप एचओडी हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, लैब में चीज़ें सिखा रहे हैं, तो एज ए क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? कोई स्पेशल एक्सपीरियंस अबाउट द पेशेंट या फिर अबाउट द टेस्ट रिजल्ट? और फिर उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो एक्सपीरियंस क्या रहा है? तो दोनों एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। सर सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट के बाद बीएमएलटी किया, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस भोपाल से। उसके बाद मैं तुरंत एमएमएलटी किया। एमएमएलटी में मेरा स्पेशलाइजेशन जो है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितने भी आप टेस्ट देखते हैं
जितने भी टेस्ट लेबोरेटरी में होते हैं मैक्सिमम बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और उस पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातों को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को सीखने को मिलता है। आपको एक पैथोलॉजिस्ट के अंडर होना होता है एमएमएलटी करने के बाद और आपको रिसर्च के लिए कहीं आपको पैथोलॉजी में समय बिताना होता है, पेशेंट पर काम करना होता है। मेरा रिसर्च पेपर डायबिटीज मेलाइटस 2 पर था जो काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग था और वो पेपर जो जब पब्लिश हुआ तब लोगों ने जाना कि डायबिटीज मेलाइटस 2 भी कोई एक चीज़ है। ओके तो ये सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा टेस्ट रिजल्ट्स आए हों, उसके बारे में कुछ? सर अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले धनरवा स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स में जब हम लोग एक टेस्ट लगा रहे थे, हमारे टेक्नीशियन हमारे साथ थे, तो हम लोग यूरिया का टेस्ट कर रहे थे और यूरिया का टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट सैंपल लेने के बाद जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, तो वो भी घबरा रहे थे, हम भी घबरा रहे थे कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप कितने भी बड़े पैथोलॉजिस्ट हो जाइए, आपको रहना स्टूडेंट होता है। कभी कभार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो परसों जो है हम लोगों के साथ ऐसा घटना घटा और हम लोग आपस में डिस्कस किए कि आखिर ये रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। फिर बाद में पता चला कि रिएजेंट जो है, रिएजेंट को जबकि हम लोग प्रिजर्व करके रखे थे लेकिन वो रिएजेंट पहले से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में विफल हो पा रहे थे। यानी हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर, जिंदगी का नाम ही है सीखना। यदि आप सीखते नहीं हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा काफ़ी दिनों पहले की बात है, हालांकि अब तो काफ़ी पैथोलॉजी लैब ठीक हो गया है। बेसिन टेस्ट, लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं और टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल दे देते हैं। ऐसा काफ़ी हल्ला हुआ था, कुछ लेबोरेटरीज ऐसे कर रहे थे पैसों के लिए, जैसा आप जानते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे जो इस तरह का काम करते हैं? सर ये बिल्कुल गलत है और इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी हमारे डॉक्टर्स की है। डॉक्टर्स को, पैथोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजी को चलाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन देना होता है, जो सच्चाई है। बहुत लोग कैमरा पर ये सच्चाई बोलते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 50% 60% का कमीशन है। बहुत सारे टेस्ट जो है डॉक्टर्स लिखते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। आप जो है उसके सिम्टम्स को, पेशेंट के सिम्टम्स को देख करके रोग के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी टेस्ट दे दिया जाता है करने के लिए। तो हमारा काम है, जो टेस्ट आते हैं हमारे पास तो हम उसको ईमानदारी पूर्वक परफॉर्म करते हैं, अच्छे से टेस्ट को देते हैं। और हमने जहां काम किया है वहां ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हमने देखने को नहीं मिला है। तो ये एक सच्चाई है कि पैथोलॉजी चलाने के लिए लोगों को कमीशन देना पड़ता है। ये हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यस। अच्छा एक बात बताइए सर, हमारे जो जनरल दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे स्वस्थ हो, क्योंकि वो बीमार पड़ेंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पैथोलॉजी में भेजेंगे, उनके टेस्ट रिजल्ट होंगे। तो क्या चीज़ें किया जाए कि हम बीमार कम पड़े, स्वस्थ कैसे रहा जाए ये इस मतलब अभी के समय में? सर ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में, खासकर कि इंडिया में, प्रथा ऐसी चली है, प्रचलन ऐसा चला है कि नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो 60 साल तक नौकरी का एज है, 60 साल तक लोग जितोड़ मेहनत करते हैं और कमाते हैं। कमाने के क्रम में अपने ड्यूटीज़ को, अपने खाने की ड्यूटी को, अपने नॉर्मल रूटीन को लोग भूलते चले जा रहे हैं और उस नॉर्मल रूटीन को नहीं फॉलो कर पाना, समय पर खाना नहीं खा पाना, समय पर जगना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो हैं जब 60 साल के बाद जब हम घर पर बैठ जाते हैं तो हम बीमारी के रूप में उस चीज़ को लेकर के आते हैं और जितना 60 सालों में पैसा कमाते हैं उस पैसे को हम बीमारी में गंवा देते हैं। तो ज़रूरी है कि हमको पैसा कमाने के साथ साथ, अपने ड्यूटी करने के साथ साथ अपने हेल्थ पर फोकस करें, डेली का एक्सरसाइज करें, डेली के खाने वाले रूटीन को मेंटेन करें, सुबह शाम कम से कम आधे घंटे टहलिए, योगा कीजिए। ये सारी चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में लाते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कीजिएगा और दूसरों से अलग महसूस कीजिएगा। यही सारी चीज़ें जो है आपको अलग बनाती हैं। WHO कहता है, हेल्थ का परिभाषा जब WHO के पढ़िएगा तो कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप कितना दिन जीवित रहे। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आप जितना दिन जीवित रहें उन दिनों में आप कितना निरोग रहें। ये स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य की परिभाषा को परिभाषित एकदम बहुत ही एक्चुअल है WHO का। तो हमको निरोग रहने के लिए डेली एक्सरसाइज, अपने खान पान, बाहर के खान पान को, जंक फूड को, फास्ट फूड को प्रतिबंधित करना और अपने आप को खान पान के मामले में एकदम स्ट्रिक्ट करना आपकी परम जिम्मेदारी। यदि आप इसको लीजिएगा तो आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहिएगा।
थैंक यू सनी ओझा सर। रियली आज हम लोगों ने जाना कि पैथोलॉजी क्या होते हैं, पैथोलॉजिस्ट कौन बन सकते हैं और बीएमएलटी कोर्स करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हैं तो रियली आप स्वस्थ रह सकते हैं। लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप रोड पर चले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।